हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रमीजूस प्लेटफॉर्म। तो आप सभी को रमीजूस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो आज मैं ले आया हूँ एक नया कोर्स आप लोगों के लिए, जहाँ मेरा डिस्कस करना है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी सीएससी एंड व्हाई डू यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो ये लेक्चर मुझे मेरे साथ आप लोग इस लेक्चर में जुड़िए। हाँ, ज़रूर आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाँ कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और क्यों आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ना। चलिए, तो मैं शुरू करूँगा। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात में कहना है मुझे कि आप लोग मेरा जो वीडियो लिंक है शेयर कीजिए। वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों का जितना सारा फ्रेंड है सभी के पास शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है, जो रोमिजोस प्लेटफॉर्म है, सभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो यहाँ डालूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले आप लोगों के लिए मैं शुरू करना चाहता हूँ कि व्हिच एनसीईआरटीज शुड बी रेड। आप लोग कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना है उसके लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि तो यहाँ आपको जितना सारा एनसीईआरटी है दिख रहा है कि आप लोगों को नया एनसीईआरटी पढ़ना है। और उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि हाँ, नया एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर भी व्हिच एनसीईआरटी शुड बी रेड। कौन कौन एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 11, 12 ओनली और 6 to 12, व्हिच आर द एनसीईआरटी यू शुड हैव टू फॉलो, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, यहाँ आपको सब्जेक्ट क्या मिल रहा है। आपको हिस्ट्री मिलेगा, आपको ज्योग्राफी मिलेगा, आपको पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा और जनरल साइंस आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस आपको 6 to 10 सिर्फ आपको पढ़ना है। और जितना सारा आपको यहाँ दिख रहा है वो 6 to 12 आपको पढ़ना है। सभी को समझ में आया। उसके बाद इधर रहिए कि फ्रॉम व्हिच एनसीईआरटी शुड बी स्टार्टेड। कौन सी ऐसा कौन एनसीईआरटी है जिससे स्टार्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, और ऐसा कौन सा एनसीईआरटी है जिसे स्टार्ट करना है और किस क्रोनोलॉजी में आपको स्टार्ट करना है, किस क्रोनोलॉजी से आपको मूवमेंट करना है। यहाँ देखिए कि आपको स्टार्ट करना है 6 के एनसीईआरटी से। आप 6 का एनसीईआरटी लेना है पहले, उसके बाद आपको 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, कंटिन्यूअसली आपको 12 तक पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट वाइज इधर आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी के लेने के बाद आपको ज्योग्राफी 6 का पढ़ना है, उसके बाद 7 का पढ़ना है, उसके बाद 8, कंटिन्यूअसली यू हैव टू मूव अप टू क्लास 12। तो ये इसीलिए मैं इधर लिखा हूं कि सब्जेक्ट वाइज आपको मूव करना है। सो 6 से स्टार्ट करना है 12 तक। उसके बाद देखिए कि सब्जेक्ट वाइज आपको मूव करना है, फिर भी एक क्रोनोलॉजी है कि कौन सा ऐसे क्रोनोलॉजी, साइंटिफिक क्रोनोलॉजी है कि जिससे मुझे मूव करने के लिए और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एक आंसर मिले, मुझे ऐसा एक नॉलेज मिले कि ताकि मैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से आंसर में लिख पाऊँ। उसके लिए मैं इधर एक क्रोनोलॉजी बनाया हूं कि आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी 6 से स्टार्ट करना, उसके बाद 7, 8, 9 कंटिन्यूअसली आपको 12 तक जाना है। जब भी आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के सीखने के बाद ही आपको हिस्ट्री में जाना है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको जाना है पॉलिटी में कंटिन्यूअसली 6 to 12। उसके बाद आपको जाना है इकोनॉमी में। इकोनॉमी आपको 9th to 12th आपको मिलेगा। जब आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मिलेगा तब आपको हिस्ट्री मिलेगा, हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी मिलेगा, आपको इकोनॉमी मिलेगा, आपको बाद में आपको साइंस 6 to 10 आपको पढ़ना है। ऐसा मानना है कि क्यों आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है और इकोनॉमी में एंड करना है। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है। मान लीजिए कि इंडिया जैसा कंट्री, भारत जैसा देश, जो ज्योग्राफियन इसका प्लेस जो होता है कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हाँ, ये अर्थ है, अर्थ का ये क्या है, ज्योग्राफी के जो पोजीशन है, अर्थ का पोजीशन, अर्थ में इंडिया का पोजीशन इधर है। जब आपको वो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पोजीशन है किसका, ज्योग्राफिकल पोजीशन है किसका, भारत का, इंडिया का, तब आपको जब भी आपको ये ज्योग्राफिकल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा,
उसके बाद आपको इसका हिस्ट्री जानना है, तब आपको हिस्ट्री में मूव करना है। ठीक है, जब आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा तब आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब आपको माइंड में कंसेप्ट आएगा, हाँ इंडिया का पोजीशन इधर है, ऐसा ऐसा कंट्री से उसका रिलेशन है और इस तरह से वो मूवमेंट हो रहा है इसका हिस्ट्री। जब आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा तब आपको उस देश का आपको क्या जानना है, कानून जानना है कि उसका पॉलिटी कैसा होता है। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट मिलने के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी मिलेगा, क्योंकि पॉलिटी जो आपको कानून है, कानून तो बाद में आया, पहले आपको हिस्ट्री जानना है कि हिस्ट्री कैसा होता है, हिस्ट्री आपको जानना है। इसीलिए हिस्ट्री जो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगी तब आपको क्या मिलेगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पॉलिटी का इनिशियल कंडीशन मिलेगा, तो कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है। तो ज्योग्राफिकल नोटिफिकेशन जब भी आपको मिलेगा उसके बाद आपको हिस्ट्री पे जाना है, जब आपको हिस्ट्री का कंसेप्ट मिलेगा तब आपको उस देश का कानून जानना है, तब फाइनली आपको मूव करना है कि उस देश का एग्रीकल्चर, उसका मतलब होता है कि उसका इकोनॉमी कैसा होता है। इकोनॉमी का मीनिंग ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर ही है, जितना सारा उसमें जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि क्यों आपको ज्योग्राफी से इकोनॉमी तक मूवमेंट करना है। पहले ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी। उसके बाद जब आपको यह समझ में आया, हिस्ट्री में और एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कल्चर आपको हिस्ट्री में ही पढ़ना है। जब आपको हिस्ट्री पढ़ना है उसमें आपको कल्चर का भी कॉन्सेप्ट आपको आएगा। हिस्ट्री के साथ कल्चर कैसा होता है, कल्चर कैसे चेंज होता है, किस देश का कैसा कल्चर होता है, फिर भी आपको भारत का कल्चर जानना है ना। तो इधर आपको हिस्ट्री के साथ आपको वो मिल जाएगा, जिसका जिसका संपर्क है कहा किस से, ज्योग्राफी से। मान लीजिए कि आसाम का जो हिस्ट्री है और आसाम का जो कल्चरल इफेक्ट है और कल्चरल जो सिचुएशन है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो आपका क्या साउथ इंडिया में मान लीजिए कि जब चेन्नई और तमिलनाडु में नहीं है। इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल नोटिफिकेशन जो होता है, ज्योग्राफी का जो प्लेस होता है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन का ऊपर हिस्ट्री डिपेंड करता है। हिस्ट्री और उसका मतलब है कि कल्चर का ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसीलिए आपको ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, और हिस्ट्री में आपको कल्चर का कॉन्सेप्ट भी लेना है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों सभी को समझ में आया। उसके बाद हाउ टू रीड एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ना। आपको मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं कल्चर से ले रहा हूं, फ्रॉम कल्चर। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व Padmapani is one of the most famous and oft illustrated painting at Ajanta, Badami, Bagh and Ellora। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 2017 यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बोधिसत्व पद्मपानी है वो मोस्ट फेमस एंड इलस्ट्रेटेड पेंटिंग है, कहाँ का है, अजंता का है और बदामी का है और बाग का है और इलोरा का है। ये आंसर देखिए, आपको 11th जो एनसीईआरटी है, 11th एनसीईआरटी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके आपको एक बुक मिलेगा। वहां वहां आपको 54 पेज में जाना है। देखिए, पद्मपानी बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1, इसका मतलब है कि 54 पेज एनसीईआरटी जो 11th बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, उसका जो 54 पेज में आपको ये पेज मिलेगा, सिर्फ यही पिक्चर है और कुछ भी नहीं है। तब आपको समझना है कि इस पेज क्यों दिया हुआ है, और इस पेज का मतलब होता है कि आपको थोड़ा इसको रिसर्च करना है। गन्ने का जूस जैसे निकलता है ना, उस तरह से आपको ये एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो आप तो 11th, ये बुक किसका है, 11th एनसीईआरटी है, आप तो 11th का है नहीं, आपका यूपीएससी का एस्पायरेंट है। इसीलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा आपको उससे रिसर्च करना है कि ऐसा मत छोड़िए कि यहाँ ये पेज है थोड़ी ना, ये पिक्चर है तो आप मुझे ये पेज छोड़ना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पायरेंट है, आप यूपीएससी देने के लिए तैयार हुआ, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ये पेज आपको रिसर्च करना है कि इसमें कुछ भी है नहीं तो क्या पढ़ू, पेज आपको पलट करके आप आगे जाना है, ऐसा मत कीजिए, है ना। तब आपको क्या करना है, पद्मपानी बोधिसत्व अजंता केव में है, तो हाँ इसी यहाँ तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है, एनसीईआरटी से अजंता है, ऑप्शन है आंसर होगा। फिर भी आपको जब 2017 में ये क्वेश्चन आया था, जिसने प्रीलिम्स दिया था, उसमें
पता नहीं था, उससे पता नहीं था कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा इस पेज में थोड़ा रिसर्च करना है। कैसे आपको पढ़ना है कि पद्मापानी बोधिसत्व अजंता केव, आपको गूगल में टाइप करना है थोड़ा इस पेज के बारे में कि अजंता केव होता क्या है, ऐसा आप टाइप कीजिए गूगल में। विकिपीडिया में आपको थोड़ी ना ऐसा मिलेगा कि द अजंता केव्स आर 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव माउंटेन, ऐसा ऐसा करके आपको मिलेगा। तो ये आपको थोड़ी आपको स्टडी करना है। आप यूपीएससी का एस्पिरेंट है, आप 11 का स्टूडेंट है नहीं है। उसके बाद जब आपको क्या मिलेगा कि अजंता केव का आपको अजंता केव का जब नॉलेज मिलेगा, थोड़ी नीचे आने के बाद आपको केव 1 मिलेगा, ऐसे केव 2 केव 3 केव 30 तक मिलेगा। केव 1 पे क्लिक करना है, थोड़ी आपको पढ़ना है उसके बाद, है ना। उसके बाद यहाँ आपको केव 1 पे मिलेगा और ये बोधिसत्व देखिए, ये पिक्चर जो आपको एनसीईआरटी 11 का बुक में है। तो ऐसा करके थोड़ा आपको तो पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो है वो आपको बार बार पढ़ना है, फिर भी आपको जो भी आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा, जो मैंने अभी अभी दिखा हूं आपको, है ना। उसके बाद देखिए हाउ टू रीड एनसीईआरटी अगेन, मैंने एक कल्चर का लिया, एक एनसीईआरटी और एक लीजिए हिस्ट्री का। हिस्ट्री का देखिए यहाँ, Banjaras during the medieval period of Indian history were generally agriculturists, warriors, weavers और traders। 2016 में यूपीएससी में आया था। देखिए इसके आंसर देखिए आपको, इसका आप देखिए क्लास 7 का जो बुक है, हिस्ट्री का क्लास 7 का जो बुक है, उस बुक में आप देखिए, ये मेरा थोड़ा ही ये बुक मेरा है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे मार्क किया हूँ, मैंने पढ़ाई किया हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ में देखिए, द बंजारास वर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। देखिए थोड़ी ना आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन एब्स्ट्रैक्ट किया है। क्वेश्चन पे देखिए, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली, यहाँ देखिए ट्रेडर्स, या बंजारास वेयर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर। तो आंसर डी है। तो आपको बार बार पढ़ना है। उसके बाद और बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा। यहाँ तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद आपको यह पढ़ना है, देयर कारावान वाज कॉल्ड तांडा। ऐसा आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तांडा किससे रिलेटेड है ना। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है, उसको रिसर्च करना है थोड़ा। आप तो क्लास 7 का स्टूडेंट है नहीं, थोड़ा आपको बार बार पढ़ के गन्ने का जूस जैसा ऐसा आपको एनसीईआरटी से जूस निकालना है। उसके बाद आइए एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन में लिया हूं कि क्वेश्चन ऑन 21 जून द सन, ऑप्शन ए है डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द आर्कटिक, उसके बाद एंटार्क्टिक है, और शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, एंड डी है शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2019 में आया है यूपीएससी में। ये देखिए आपको क्लास 6 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 6 का बुक है ये। क्लास 6 का बुक आपको पेज नंबर 20 यहाँ दिख रहा है। पेज नंबर 20 आप देखिए, यहाँ पेज नंबर 20 यहाँ आपको दिख रहा है ना। क्लास 6 का बुक है। देखिए यहाँ आपको मिल रहा है कि लुक एट द फिगर 3.3। आपको आपका जो बुक है वो निकलना है, आपको फिगर 3.3 देखना है। उसके बाद इधर देखिए कि यू विल सी दैट ऑन 21 जून, क्वेश्चन पे ही है 21 जून, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन। इसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स द सन, ऐसा होता है ना। जब टिल्ट टुवर्ड्स द सन होता है तब तो आपको क्या होगा, सन रे जितना है तो आपको कहाँ फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको सन रे फॉल होगा। एज ए रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट, है ना। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। उसके बाद देखिए साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट कैंसर का रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया, तो कैप्रिकॉर्न का कोई रिलेशन हो नहीं। इक्वेटर उसका का मतलब हो ही नहीं। टिल्ट टुवर्ड्स द क्या होता है, टिल्ट टुवर्ड्स द सन होता है ना। नॉर्दर्न या देखिए यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन होता है ना। ऐसा ऐसा करके आपको टिल्ट टुवर्ड्स द सन होता है। तो उसका मतलब है ऑप्शन डी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। उसके बाद आइए ऑप्शन ए बी, 50-50 हो गया अभी। डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। एंटार्क्टिक सर्कल किधर है, एंटार्क्टिक सर्कल आपको मिलेगा नीचे में, साउदर्न में, है ना। यहाँ तो आपको नॉर्दर्न का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है 21 जून में। यहाँ देखिए आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टिल टुवर्ड्स, तो आपको ये तो एंटार्क्टिक सर्कल का कोई साथ का कोई रिलेशन है नहीं, तब
बी भी रॉन्ग है, तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा ए। तो यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर मिल नहीं रहा है, फिर भी आपको थोड़ा रिसर्च करना है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि यहाँ से सी और डी भी नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट से, उसके बाद बी का तो रिलेशन है ही नहीं, तो फिर आपका आंसर होगा ए। तो आपको क्लास 6 का जैसा क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, जो भी आपको बुक में है वो उठा देगा, है ना। तो थोड़ी आपको रिसर्च करना है, जब भी आपको किताब पढ़ना है उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। आप क्लास 6 का स्टूडेंट है नहीं, आप यूपीएससी देने जा रहा है। तो ज्योग्राफी का मैं एक एग्जांपल दिया हूं। उसके बाद आइए पॉलिटी में आइए। अच्छा, पॉलिटी में देखिए, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए राइट। क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है, नेचुरल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है और लीगल राइट होता है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। देखिए क्लास 9 का जो बुक होता है डेमोक्रेटिक राइट्स, 109 पेज में आपको मिलेगा। इधर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्या? द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट होता नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राइट टू वोट। उसके बाद देखिए, राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझ में आया आपको? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इस बार मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि राइट टू, इधर देखिए कि जो पहले आपको लाइन दिखा हूं, फॉर एग्जाम्पल द राइट टू, नीचे आपको दिखना है द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये भी पूछ सकता है क्या नहीं? इसीलिए आपको जो भी लाइन 2017 में आया था ना, जिसने जिसने 2017 में एग्जाम दिया वो सोचा ही नहीं कि क्लास 9 से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस लाइन यहाँ से पूछा जाएगा। इसीलिए हर लाइन हर पेज आपको अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी का है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं जो जनरल साइंस का एक सेक्शन लेता हूँ, फिजिक्स का मैं एक सेक्शन लेता हूँ कि द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। वन इज ग्रेविटी, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचुरल फोर्स आपको 4 तरह मिल रहा है, ठीक है। नेचुरल फोर्स का मतलब होता है कि जो नेचर से मिलता है आपको, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको यहाँ थोड़ा देखना है, इज नॉट करेक्ट, नॉट, ये यहाँ आपको थोड़ा देखना है। Therefore, gravity is the strongest force of the four. Electromagnetic particles से होता है, weak nuclear radioactive से होता है, strong nuclear force holds proton and neutron। चलिए ये 2013 में पूछा गया। देखिए क्लास 11th का जो फिजिक्स का बुक है, पेज नंबर 10 आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 1 आपको मिलेगा। ये आपको एक टेबल दिख रहा है। देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिल रहा है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सबसे हाईएस्ट आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग दिस फोर्स। तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दिखा रहा है, बट ये टेबल क्या कह रहा है कि ये वीकेस्ट फोर्स है। इसका मतलब है नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया आपको? तो थोड़ा आपको यहाँ रिसर्च करना है। उसके बाद देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का टेबल है, ये रेंज का टेबल है, ये ऑपरेट अमंग द पार्टिकल्स, किसमें ऑपरेट होता है ये इसका। देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल में। इसके उसके बाद देखिए न्यूक्लियर फोर्स कॉजेस रेडियो एक्टिविटी। ये देखिए रेडियो एक्टिविटी में आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकलता है एटम से, हायर एटॉमिक नंबर से, तो ये भी सही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस की किधर रहता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन व्हिच आर सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है ना। तो कोई कुल मिला के आपको आंसर बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, तो इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, नो, इट इज वीकेस्ट। यहाँ देखिए ये वीकेस्ट होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ये स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे वीक होता है। तब आपको ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये तो 11th फिजिक्स का बुक है, ये क्या पढ़ना चाहिए। 2015 के बाद, ये तो 13 का क्वेश्चन है, 15 के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी सेक्शन होता है, साइंस का पोर्शन,
वहां से आपको बेसिक जानना है, फिर भी आपको 6 से 10 तक आपको थोड़ा पढ़ना है। पहले तो ये 2013 में ये क्वेश्चन 11th क्लास से पूछा गया था, अभी तो 2015 के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है ना। सो आप 6 से, फिर भी आपको 6 से 10 तक साइंस पढ़ना है। उसके बाद आपको थोड़ा मैसेज है फॉर मेंस, ये जितना सारा आपको दिखाया हूँ वो आपको क्या, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद मेंस में देखिए, बाय कलेक्टिंग नॉलेज फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, किस तरह से मैं अभी सिखाया हूँ आपको, एंड अदर सोर्सेज, एनसीईआरटी से नॉलेज लेना है। उसके बाद अदर सोर्सेज का मतलब इंक्लूडिंग रेफरेंसेस एंड न्यूज़पेपर। रेफरेंसेस का मतलब जैसे पॉलिटिकल, लक्ष्मी का, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का जो आपको नितिन सिंघानिया, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री का आपको जो राजीव आहिर होता है, स्पेक्ट्रम, वहां से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ वहां से भी आपको पहले आपको एनसीईआरटी में जाना है, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक से कॉन्सेप्ट इकट्ठा करना है। उसका मतलब है कि आपको यूनिफाइड, न्यूज़पेपर तो साथ में रहेगा, तो कुल मिला के एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से और न्यूज पेपर से नॉलेज आपको इकट्ठा करना है ना, यूनिफाइड करना है। उसके बाद यूनिफाइड देन वो नॉलेज आपको यूनिफाइड करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद टू आंसर इन मेंस, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको मेंस में लिखना है ना। इस तरह से आपको यूपीएससी सीएससी से मूव करना चाहिए। उसके बाद लास्ट ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, है ना। जो क्वेश्चन में आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, देखिए तब आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। मैं अभी आपको आंसर दिया हूँ, क्यों आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। जितना सारा आपको क्वेश्चन दिखाया हूँ वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद एनसीईआरटी से नॉलेज लेना है, उसके बाद उसको इकट्ठा करने के बाद आपको जो नॉलेज रेफरेंस से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, आपको आंसर ढूंढने में। उसके बाद आपको मेंस में बहुत अच्छे से आंसर आपको लिखने में आएगा, है ना। तो ये सारा बात आपको मैंने बताया हूँ, तो बहुत सारा डिस्कस किया हूँ। ओके, सो थैंक यू डियर ऑल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा और कोर्स ले आऊँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ क्लास एंड करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ आपको मिलूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।